तो लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया क्या, यूरोप के इतिहास के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा की। यूरोप का इतिहास बहुत शॉर्टकट में आपको समझाने का प्रयास किया कि एक यूनानी सभ्यता थी, ग्रीक सभ्यता, जिसका पतन हुआ, रोमन सभ्यता का उदय हुआ। रोमन सभ्यता 2 टुकड़ों में बटी, है ना, और कालांतर में जाकर के रोमन सभ्यता का, पूर्वी रोमन सभ्यता जो थी उसको अरबों ने जो है अधिग्रहण कर लिया कुस्तिनतुनिया में, और जो पवित्र रोमन साम्राज्य था धीरे धीरे उसका भी विघटन हो गया। क्यों? जर्मन आक्रमणकारियों ने वहाँ पर भी आक्रमण कर दिया, जिसके कारण से सामंतवाद का उदय हुआ। ठीक है, तो वो जो है पूरी चर्चाएं हमारी हुई थी। आज मैं आपको 3 जो इरा हैं, प्राचीन काल विश्व इतिहास में, दूसरा जो है मध्यकाल, और तीसरा आधुनिक काल। मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। आधुनिक काल, तो यहाँ पे इस जगह पे ये वाला जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड पे 15वीं 16वीं सदी, इस समयावधि में यूरोप में एक नई प्रकार का, एक नया कॉन्सेप्ट उभर के सामने आता है। देखो 3 चीज़ें हुई। अभी क्या हो रहा है, मध्यकाल का अवसान हो रहा है, ख़त्म हो रहा है मध्यकाल। मध्यकाल का ख़त्म, जैसे कि हम भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य के पतन से मानते हैं, वैसे ही यूरोप में मध्यकाल का पतन हम पुनर्जागरण काल से मानते हैं। जैसे ही पुनर्जागरण काल यहाँ प्रारंभ होता है, वैसे ही यूरोप में मध्यकाल का अवसान हो जाता है। यहीं से आपका सिलेबस शुरू होता है, पुनर्जागरण काल। 3 चीज़ें देखनी है। मध्यकाल और आधुनिक काल दोनों के ट्रांजिशन फेज पे, यानी संक्रमण काल पे 3 घटनाएं हुई। पहला हुआ पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल, पहली घटना ये हुई पुनर्जागरण, रेनेसां। दूसरी घटना हुई धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन। तीसरी घटना हुई प्रबोधन की घटना। तो 3 प्रमुख घटनाओं ने आधुनिक काल को जन्म दिया यूरोप में, है ना, जिनमें से एक एक घटना को हम समझेंगे। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, आज जो है पुनर्जागरण काल से बिल्कुल शुरुआत करते हैं। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण। ये पुनर्जागरण देखो बहुत आसान भाषा में यदि मैं समझाऊं, पुनर्जागरण आसान भाषा में आपको समझाऊं तो क्या है, एक बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन है। बौद्धिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन है। सांस्कृतिक आंदोलन है जो कि प्राचीन मान्यताओं को साथ में लिए हुए है। प्राचीन मान्यताएं भी साथ में, नाम ही है पुनर्जागरण, यानी कोई चीज मर गई थी वो फिर से जिंदा हो गई, पुनर्जीवित, फिर से कोई चीज़ फिर से जिंदा हो गई। यानी पहले वो इतिहास बहुत ही अच्छा था और फिर कालांतर में फिर अच्छा हो गया। तो पुनर्जागरण काल एक तरीके का बौद्धिक और सांस्कृतिक क्रांति के रूप में आप देख सकते हैं, आंदोलन के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, लिखते हैं इसमें कुछ बातें, फिर बाद में धीरे धीरे मैं समझाता जाऊँगा। लिखिए, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म अथवा पुनर्जीवन। पुनर्जन्म अथवा पुनर्जीवन। यह शब्द यूरोप में, यह शब्द यूरोप में 1350 एडी से 1500 एडी के मध्य, 1350 एडी से 1500 एडी के मध्य होने वाली ऐसी बौद्धिक एवं उदार सांस्कृतिक आंदोलन से संबंधित है, के मध्य होने वाले 1350 एडी से 1500 एडी के मध्य होने वाले ऐसे बौद्धिक एवं उदार सांस्कृतिक आंदोलन से संबंधित है। बौद्धिक एवं उदार सांस्कृतिक आंदोलन से संबंधित है, जिसमें प्राचीन यूरोप की प्रेरणा के आधार पर, जिसमें प्राचीन यूरोप की प्रेरणा
जिसमें प्राचीन यूरोप की प्रेरणा के आधार पर नए यूरोप का निर्माण हो रहा था। जिसमें प्राचीन यूरोप की प्रेरणा के आधार पर नए यूरोप का निर्माण हो रहा था। ये देखो, एक एक लाइनें मेरी समझ में आती जानी चाहिए आपको। जो जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जो जो लिखते जा रहे हो, ये आपके दिमाग में कौंधती जानी चाहिए बिजली की तरह, है ना। हर लाइन में मैं जान डाल रहा हूँ। कोई भी ऐसी लाइन नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आए। जहाँ पे आपको लगे कि ये लाइन मुझे समझ में नहीं आई, तुरंत आपको मुझे, है ना, बता देना है ताकि मैं उसे समझा सकूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या मैंने बात बता दी कि एक ऐसा बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन हुआ जिसने प्राचीन यूरोप को साथ में लेते हुए एक नए यूरोप को जन्म दे दिया। यानी प्राचीन प्रवृत्तियां भी साथ में, अभी वो खत्म नहीं हुई पुनर्जागरण में। ठीक है, नेक्स्ट आगे। तथा आलोचनात्मक एवं अन्वेषणात्मक, अन्वेषण मतलब होता है खोज, आविष्कार। अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियां जन्म ले रही थीं। अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियां जन्म ले रही थीं। पुनर्जागरण का प्रारंभ मध्य युग के अवसान का द्योतक है। मध्य युग के अवसान का द्योतक है। पुनर्जागरण का प्रारंभ मध्य युग के अवसान का द्योतक है। वस्तुतः मध्य युग शब्द के प्रथम प्रयोक्ता, मध्य युग शब्द के प्रथम प्रयोक्ता क्रिस्टोफर केलर को माना जाता था। क्रिस्टोफर केलर को माना जाता था। चलिए कहाँ पर पहुँचे? हाँ, क्रिस्टोफर केलर ये पर्सन है जिसने मध्यकाल के बारे में चर्चा की है। आगे नेक्स्ट, मध्य युग को रोमन साम्राज्य के अवसान। मध्य युग को रोमन साम्राज्य के अवसान का मतलब होता है पतन। मध्य युग को रोमन साम्राज्य के अवसान व पुनर्जागरण, धर्म सुधार, मध्य युग को रोमन साम्राज्य के अवसान, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, भौगोलिक खोज एवं वैज्ञानिक आविष्कार द्वारा प्रेरित कथित आधुनिक युग के बीच का काल माना जाता है। कथित आधुनिक युग के बीच का काल माना जाता है। आधुनिक युग की बीच का काल माना जाता है। आधुनिक युग के बीच का काल माना जाता है। मध्य युग की कुछ अपनी ही विशेषताएं हैं। मध्य युग की कुछ अपनी विशेषताएं थी, लिखिए। मध्य युग की कुछ अपनी ही विशेषताएं थी। नंबर 1, मैंने कुछ विशेषताएं लिखवाएं भी थी, उनको यहाँ पे रिपीट करना पड़ रहा है। कुछ अपनी ही विशेषताएं थी। नंबर 1, सबसे पहली विशेषता थी राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद। छोटे छोटे टुकड़ों में यूरोप बट रहा था,
जर्मन आक्रमणकारियों के परिणाम स्वरूप। राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद। नंबर 2, आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन एवं व्यापार की गिल्ड प्रणाली। आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन एवं व्यापार की गिल्ड प्रणाली। सामाजिक क्षेत्र में सामंतवादी मूल्य पद्धति, सामंतवादी सोच, सामंतवादी जीवन पद्धति। सामाजिक क्षेत्र में सामंतवादी मूल्य पद्धति और धार्मिक क्षेत्र में सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था। धार्मिक क्षेत्र में सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था, मैंने इसके बारे में कुछ बातें आपको बताई थी। पोप ने क्या किया, राजा को अपने अंडर में ले लिया। चर्च का पूरे यूरोप में धीरे धीरे, कैथोलिक चर्च रोम पे बैठता था पोप, और वहाँ से पूरे क्षेत्र को अपने साथ जोड़ कर रखता था। राजा सिर्फ और सिर्फ पोप के आदेशों का पालन करता था। बाइबिल के अनुसार राजा चलना शुरू कर दिया। धर्म का उसके ऊपर अधिग्रहण हो गया, धर्म ने राजा को आच्छादित कर लिया। इन सभी कारकों से राजा की शक्ति का पतन हो गया और यूरोप में सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था का प्रारंभ हो गया। यानी कि एक चीज़ देख रहे हैं, राजनीति के ऊपर धर्म हावी है यूरोप में अभी इस समय। ठीक है, राजनीति वर्सेस धर्म। राजा अभी भी अपने आप को धर्म के अधीन समझता है, धर्म के सिद्धांतों के अनुसार ही राज कार्य करना शुरू करता है। यहाँ पे मानवतावादी कल्याणवादी बातें धर्म के अनुसार होती हैं, धर्म जितनी बातें कहता है उतना ही राजा करता है। तो धीरे धीरे ये धर्म जो है ना, इसका प्रभाव खत्म हो जाए। राजा को धार्मिक नहीं होना चाहिए, राजा को धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, जब धर्म राजनीति पे प्रभावित होने लगे तो ये समझ लीजिए कि पर्टिकुलर क्षेत्र में पतन का प्रादुर्भाव हो जाएगा। तो यहाँ पे राजा जो है धीरे धीरे, अभी आने वाले समय में बहुत सारे लोग आएंगे, रूसो आएगा, कांट आएगा, देकार्ते आएगा, ऐसे चिंतक आएंगे, मैकियावेली आएगा। मैकियावेली की बुक है द प्रिंस, है ना। इनके जब विचार धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलना शुरू होते हैं, वहाँ से राजा को अपनी शक्ति का पता चलता है। राजाओं के ऊपर चर्च के अनावश्यक आधिपत्य का प्रभाव पता चलता है। और जब एक बार उन्हें पता चल जाता है कि हाँ हम तो इनके कब्जे में हैं, तो धीरे धीरे उनके बंधन मुक्त होना भी शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अभी आगे चर्चा करेंगे इस पे। एक आंदोलन जो छूटता है, धर्म सुधार आंदोलन। देखो, धर्म सुधार आंदोलन में बताऊँ, एक पर्सन थे, नाम सुना होगा आपने, क्या नाम सुना है? राजा राम मोहन राय। यहाँ पे राजा राम मोहन राय नहीं है, इंडिया का कोई भी आदमी नहीं है यहाँ पे है मार्टिन लूथर किंग, एक जर्मनी के पादरी थे, है ना। मार्टिन लूथर किंग का नाम सुना होगा आपने। कैथोलिक चर्च के खिलाफ इन्होंने मानने से ही बंद कर दिया, उस पूरी व्यवस्था को ही इन्होंने अस्वीकार कर दिया। 2 आंदोलन उभरे यूरोप में मध्यकाल में। 2 आंदोलन कौन से? पहला था धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन कैथोलिकों के खिलाफ था, जिसको बोलते हैं प्रोटेस्टेंट। एक नया जो है स्वरूप, नया समाज, जिसने कैथोलिक चर्च को स्वीकार करने से ही मना कर दिया। बोला कि हम इसे स्वीकार ही नहीं करते, कैथोलिक चर्च की मान्यताएं, उसकी तरीके को नहीं जानते हैं। जब कैथोलिकों ने ये चीज़ देखा कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ गया है, तो उन्होंने कहा मान लीजिए आप ही हैं, है ना, या फिर मान लीजिए कि अभी भारत में ही थोड़ा सा एग्जाम्पल लें कि भारत में या कोई भी हो, मान लो आपकी बुराई होना शुरू हो जाए, खूब बड़े स्तर पे आपकी बुराई हो, तो आप एक काम ये करोगे कि खुद से भी सुधार करने का काम शुरू कर दोगे। यदि आपको भी महसूस हुआ कि मेरे खिलाफ इतने सारे लोग बोल रहे हैं, मुझे अस्वीकार कर रहे हैं, मेरी सामाजिक मान्यताएं कम हो रही हैं, तो आप क्या करोगे? धीरे धीरे खुद भी सुधार। ये भी एक आंदोलन है। तो कैथोलिक चर्च के कुछ लोगों ने एक और सुधार आंदोलन शुरू कर दिया कि कैथोलिक चर्च में अब सुधार होना चाहिए, खुद ही हम सुधार कर डालें, किसी को बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। होता क्या था, कैथोलिक चर्च के पादरी बड़े बड़े उपदेश तो देते थे, है ना, कि व्यक्ति को ये करना चाहिए, व्यक्ति को ये करना चाहिए, व्यक्ति को ये करना चाहिए, बड़े बड़े उपदेश तो देते थे, लेकिन खुद उनका पालन नहीं करते थे। खुद भोग विलास में व्यतीत करते थे जीवन।
और दूसरों को बड़े बड़े उपदेशों को देते, जिसके कारण से समाज में धीरे धीरे धर्म सुधार आंदोलनों की जरूरत पड़ गई। तो पुनर्जागरण काल के दौरान ही समानांतर चल रहा है। देखो, एक तरफ पुनर्जागरण काल शुरू हो चुका है, बौद्धिक और सांस्कृतिक क्रांति, बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन, और इसी के समानांतर दूसरी तरफ धर्म सुधार भी शुरू हो चुका है। दोनों चीज़ें एक साथ शुरू होती हैं और दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अभी दोनों को जब आप पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि धर्म सुधार क्या है और पुनर्जागरण काल क्या है। प्रबोधन अलग चीज़ है, प्रबोधन भी देखेंगे। प्रबोधन तो कुछ नहीं, एक थिंकिंग्स, और वहाँ पर उसने व्यवहारिकता पर बल दिया। ये तो अभी भी पुनर्जागरण प्राचीनता को लेकर के चल रहा है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक क्षेत्र पे सामंतवादी मूल्य पद्धति, धार्मिक क्षेत्र पर सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था व पवित्र रोमन साम्राज्य, सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था व पवित्र रोमन साम्राज्य। दर्शन के क्षेत्र में रूढ़वादी, अभी हम मध्यकाल देख रहे हैं, मध्यकाल की क्या क्या विशेषताएं हैं। दर्शन के क्षेत्र में रूढ़वादी, साहित्य के क्षेत्र में सामंतवादी रूमानी पद्धति, साहित्य के क्षेत्र में मूल्यों पर आधारित रूमानी पद्धति, साहित्य के क्षेत्र में मूल्यों पर आधारित रूमानी पद्धति। क्या था, कुछ एक दो भाषाओं को ही प्राथमिकता दी जा रही थी, बाकी की भाषाओं को नेग्लेक्टेड समझ लिया गया था, है ना। लैटिन और ग्रीक दो भाषाओं को ही सब कुछ मान के बैठे थे कि यही दो भाषाएं प्रमुख हैं। लेकिन जब पुनर्जागरण काल आएगा तो साहित्य के क्षेत्र में हर एक भाषा, अब देखो समझो खुद ही, अभी मान लो यहाँ पे इंडिया में तमिल भाषी लोग भी हैं, मलयालम भी हैं, कन्नड़ भी हैं, है ना, आम बोलचाल हिंदी भाषी लोग भी हैं। साहित्य केवल इंग्लिश में लिखा जाए, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में मूवियाँ बनाई जाए, कितने लोग देखेंगे। हम तो डबिंग देखने वाले लोग हैं ना, है ना। तो वो ज्ञान जो है, वो ज्ञान कुछ ही लोगों तक सीमित हो जाएगा, कुछ ही लोगों को समझ में आएगा, सब तक नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या किया इन्होंने, ज्ञान को सीमित कर दिया, चंद लोगों तक ही रखा गया मध्यकाल में, उसको एक्सप्रेड होने ही नहीं दिया गया। ये काम मैकाले ने किया था इंडिया में कि कुछ ही लोगों तक जाए, कुछ ही लोगों को हम क्लर्कियल सिस्टम में बांध लें, कुछ ही लोगों को ऐसा ज्ञान दे दे जो हमारे बिल्कुल हमेशा ज़िंदगी भर के लिए गुलाम बन जाए, देखने में तो भारतीय हो लेकिन उनके रक्त से, उनकी सोच से वो अंग्रेज हो जाए पूरी तरीके से। क्यों, माध्यम इंग्लिश बना दिया गया ताकि सब तक ना पहुँच पाएँ बातें। इसीलिए तो भारत में क्या हुआ, आज़ादी के समय हमारी हालत बहुत ख़राब थी। यही काम मध्यकाल में यूरोप में भी हो रहा था। लैंग्वेज, कुछ ही लैंग्वेज पे ज्ञान को भी बांटा जा रहा था बस। यदि भाषा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट भाषा ही होती है, ये ध्यान रखना, क्योंकि यदि भाषा को लेकर के किसी भी तरीके से आपके साथ भेदभाव होने लग जाए तो आप सड़कों में उतर जाते हैं। ठीक है, चलो तो रूमानी पद्धति। नेक्स्ट, स्थापत्य के क्षेत्र में गोथिक स्थापत्य कला, स्थापत्य के क्षेत्र में गोथिक स्थापत्य कला, गोथिक स्थापत्य कला। नेक्स्ट, अनेक इतिहासकारों ने, पैराग्राफ चेंज करते हुए, अनेक इतिहासकारों ने पुनर्जागरण काल को, पुनर्जागरण काल को मध्यकाल एवं आधुनिक काल के बीच की कड़ी माना है। अनेक इतिहासकारों ने पुनर्जागरण काल को अनेक इतिहासकारों ने पुनर्जागरण काल को मध्यकाल एवं आधुनिक काल के बीच की एक कड़ी माना है। इसका कारण है कि पुनर्जागरण काफ़ी हद तक, इसका कारण है कि पुनर्जागरण काफ़ी हद तक पुराने एवं प्रगतिशील मूल्यों, पुनर्जागरण काफ़ी हद तक पुराने एवं प्रगतिशील मूल्यों जैसे मानववाद, ईसाईयत के आत्मत्याग, मानववाद एवं ईसाईयत के आत्मत्याग,
एवं मध्यम वर्गीय आत्मचेतना का, मानववाद ईसाईयत के आत्मत्याग व मध्यम वर्गीय आत्मचेतना का सूक्ष्म सम्मिश्रण था। सूक्ष्म संरक्षण था। अब एक बात और समझते हैं, क्या पुनर्जागरण काल सिर्फ यूरोप तक ही सीमित रहा? क्या यूरोप ने ही पुनर्जागरण काल जो पैदा हुआ वहाँ पर पुनर्जागरण की जो विशिष्ट पद्धति देखने को मिलती है, क्या सिर्फ और सिर्फ यूरोप के कल्चर का इसमें प्रभाव रहा या बाहरी कल्चर का भी प्रभाव रहा? इसमें इतिहासकारों के बहुत मतभेद हैं। दरअसल अरब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। क्या काम किया अरब ने? अरब ने जो सबसे इम्पोर्टेंट काम पूरे विश्व के लिए किया, वो पश्चिम को पूरब से जोड़ दिया। पश्चिम और पूरब के मध्य में अवस्थित है। अरब ने पश्चिम की तरफ भी विस्तार किया और पूरब की तरफ भी विस्तार किया। देखो, जब भी कोई विशिष्ट जाति, यहाँ पे विशिष्ट जाति शब्द प्रयोग कर रहा हूँ मैं, जब कोई विशिष्ट जाति किसी क्षेत्र को अधिग्रहित करती है, वहाँ पर जा कर के व्यापारिक संबंध स्थापित करती है, तो वहाँ का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि अंग्रेज़ भारत आए, एक विशिष्ट जाति थी, एक विशिष्ट पद्धति लेकर आए, जीवन जीने का एक तरीका लेकर आए, एक कल्चर लेकर आए जो आज भी हमारे ऊपर हावी है। वो चले गए, वो जाति चली गई, लेकिन वो जाति आज भी हमारे सोच पे बसी हुई है ना। उन्होंने एक ऐसा कल्चर दे गए जिसको ख़त्म होने में, देखो हमारा कल्चर धीरे धीरे खा गए, वो ख़त्म कर गए, हम उनके कल्चर पे रस गए, है ना। अब हो सकता है हमें अपने कल्चर पाने के लिए और 200-300 साल लग जाए। तो जब भी कोई जाति कहीं पर भी जाती है, चाहे व्यापारिक रूप से जाए, चाहे राजनीतिक रूप से नियंत्रण करे, वहाँ पर एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान करती है। अरब के निवासी हर जगह पहुँचे, व्यापार करने के उद्देश्य से या फिर साम्राज्य और क्षेत्र विस्तार के दृष्टि से, और उन्होंने हर जगह अपना प्रभाव छोड़ा। चीन का प्रभाव बहुत ज़्यादा पुनर्जागरण काल में, भारत का प्रभाव भी पुनर्जागरण काल में, अरब के क्षेत्र के लोगों का प्रभाव भी पुनर्जागरण काल में है। तो इस बात को भी आगे हम लिखेंगे। लिखिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट। यूरोपीय इतिहास लेखन में पुनर्जागरण को महज यूरोपीय संस्कृति के रूप में दिखाया जाता रहा है। यूरोपीय इतिहास लेखन में पुनर्जागरण को महज यूरोपीय संस्कृति के रूप में दिखाया जाता रहा है। किंतु नवीन इतिहास लेखन में इस बात पर बल दिया गया कि यूरोपीय पुनर्जागरण को प्रेरित करने में बाह्य कारकों ने भी पर्याप्त भूमिका अदा की। किंतु नवीन इतिहास लेखन में इस बात पर बल दिया गया कि यूरोपीय पुनर्जागरण को प्रेरित करने में बाह्य कारकों की भी पर्याप्त भूमिका रही। अब यह साबित हो गया है कि पुनर्जागरण पर अरबी तथा चीनी प्रभाव भी पर्याप्त मात्रा में था। अब यह साबित हो गया है कि पुनर्जागरण पर अरबी तथा चीनी प्रभाव भी पर्याप्त मात्रा में था। अरबी तथा चीनी प्रभाव पर्याप्त मात्रा में था। अरब विद्वानों के माध्यम से पश्चिम एवं पूरब के ज्ञान संपर्क में आए।
अरब विद्वानों के माध्यम से पश्चिम एवं पूरब के ज्ञान संपर्क में आए। प्रिंटिंग प्रेस के अच्छा आज देखिए, आज क्या है, आज आपको देखिए, अब तो प्रिंटिंग प्रेस बहुत पुरानी चीज़ हो गई कि नहीं हो गई? कौन पंपलेट बांटता है? आज के टाइम पे क्या है, एक क्रांतिकारी, यदि आज हम तुलना करें उस टाइम पीरियड से, प्रिंटिंग प्रेस का जब विकास नहीं हुआ होगा उस काल को देखिए। उस समय कैसे, यदि मुझे अपनी किसी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाना है तो किसी व्यक्ति को भेजना पड़ता था, वो व्यक्ति जाता था और जा करके उस बात को वहां तक पहुंचाता था। प्रिंटिंग प्रेस ने क्या कर दिया, अचानक से एक क्रांति ला दी। जैसे आज एक क्रांति कैसे है, आज एक क्रांति सोशल मीडिया, एक बहुत बड़ी क्रांति। फेसबुक में मैंने कुछ अपलोड किया, पब्लिश किया, वायरल हो गया। यूट्यूब में कुछ अपलोड किया, वायरल हो गया। क्या हो गया? मतलब तो यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस के विकास ने जितने भी नवीन विचार थे उनको एक क्रांति, उनको एक उड़ान दे दी, उनको एक पंख दे दिया, और उस पंख ने भी पुनर्जागरण काल को जन्म दे दिया। ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस आज के सोशल मीडिया की तरह ही था उस समय के लिए, ये समझ लीजिए। जहाँ पे मेरी बात एक लोग तक पहुँच पाती थी, अब अचानक 1000, 2000, 10,000 लोगों तक पहुँचने लगी। आज के टाइम में क्या होता है, एक बात आपको जो कहनी हो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँच जाती है, सोशल मीडिया से पहुँच जाती है। तो अब तुलना कीजिए आप उस समय के प्रिंटिंग प्रेस, कितनी बड़ी क्रांतिकारी बात रही होगी। जहाँ मेरी सिर्फ बात एक तक पहुँचती थी, अब कई लोगों तक पहुँचने लगी। तब जनसंख्या ही कितनी थी। आज के टाइम में तो कुछ समय बाद सोशल मीडिया भी छोटा पड़ जाएगा, मुझे लगता है ना। कुछ नया डिवाइस लेना पड़ेगा कि जैसे ही कोई बात मैं बोलूं लोगों के कान में ऑटोमेटिक सुनाई दे, है ना। कुछ ऐसा, कोई ऐसा ढूंढा जाएगा, और क्या, माइक्रोवेव्स के माध्यम से हर जगह पहुंच जाए। कान के पास आए, बोलेगी, वो बोले मैं बोलूं ना बोलूं, तो आपने बोला बोलो, तो तुरंत बोल के चली जाए, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़िए। प्रिंटिंग प्रेस के विकास ने नवीन विचारों को तेजी से प्रसारित करने का कार्य किया। प्रिंटिंग प्रेस के विकास ने नवीन विचारों को तेजी से प्रसारित करने का कार्य किया। क्योंकि व्यावसायिक क्रांति के माध्यम से एक नए वर्ग का भी आगमन हो चुका था। क्योंकि व्यावसायिक क्रांति के माध्यम से एक नए वर्ग का भी आगमन हो चुका था, अतः उस वर्ग ने भी इन नवीन विचारों को संरक्षण दिया। अतः इन नए वर्ग ने भी इन नवीन विचारों को संरक्षण दिया। इन नवीन चेतना ने कई स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी। इन नवीन चेतना ने कई स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी। इन नवीन चेतना ने कई स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी। क्या क्या है लिखिए, क्रम से लिख लीजिए। नंबर 1, किन किन चीज़ों को चुनौती मिली। नंबर 1, इसने उत्सुकता तथा खोजी दृष्टिकोण को बल प्रदान किया। इसने उत्सुकता एवं खोजी दृष्टिकोण को बल प्रदान किया। जैसे आपके अंदर एक उत्सुकता आ जाए, जानने की उत्सुकता कि मुझे ये चीज़ जाननी है, ये चीज़ कैसी है, ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता, है ना। उसी प्रकार से उस समय व्यापार ने खोजी दृष्टिकोण, नए क्षेत्रों को खोजना प्रारंभ कर दिया, है ना। तो खोजी दृष्टिकोण प्रारंभ हो गया। तभी तो न्यूटन ने
तभी तो न्यूटन ने, अभी तक क्या था, उससे पहले खूब फल गिरे, किसी ने नहीं सोचा। उससे पहले क्या ऐसा नहीं हुआ कि खूब फल गिरते रहेंगे, किसी ने देखा हो? अब गिरा तो क्यों गिरा? खोजी दृष्टिकोण, उत्सुकता, जानने का प्रयास कि अब ये चीज क्यों गिरी, यदि नीचे गिरी तो इसका पता करो, और उसने गुरुत्वाकर्षण बल का जन्म दे दिया। ये खोजी दृष्टिकोण है ना। तभी तो न्यूटन ने फल को नीचे गिरते देख, तभी तो न्यूटन ने फल को नीचे गिरते देख इस पर खोज करना प्रारंभ कर दिया, इस पर खोज करना प्रारंभ कर दिया, जिसका अंतिम परिणाम गुरुत्वाकर्षण बल की खोज थी, जिसका अंतिम परिणाम गुरुत्वाकर्षण बल की खोज थी। नंबर 2, इसी प्रकार नवीन दृष्टिकोण ने, अब जैसे कि पहले क्या बोलते थे, पहले बोलते थे कि पृथ्वी स्थिर है, सूरज चक्कर लग रहा है चारों तरफ, बोले दिखाओ, सिद्ध करो, प्रूफ करो। ऐसे कैसे हो गया? बाइबल में लिखा था कि जमीन फ्लैट है, समतल है। यदि हम समुद्री यात्राएं करेंगे तो समतल है, चूंकि एक तरफ जाएंगे दूसरी तरफ गिर जाएंगे। पहले ये सोच थी कि ऐसे कुछ, यहाँ से यदि आप चलना प्रारंभ करोगे तो यहाँ पहुँचते ही क्या होगा, नीचे गिर जाओगे। तो कौन जाएगा, कौन साहस करेगा? अब आ गया कि नहीं, इसकी खोज करो, पता करो कि ये सही बात है कि नहीं है। धर्म के विषय पर चुनौती देना प्रारंभ कर दिया। काम शुरू किया गैलीलियो ने, गैलीलियो के ऊपर फिर बाकायदा मुकदमा भी चलाया गया। गैलीलियो आ गया, कोपरनिकस आके खड़ा हो गया, इसके बाद केपलर आके खड़ा हो गया, लगातार लोग आते रहे और फिर अंत में चीज़ प्रूफ हो गई और वो झूठी सिद्ध हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखे, इसी प्रकार नवीन दृष्टिकोण ने साहसिक मनोभावों के उत्थान को प्रोत्साहन दिया। इसी प्रकार नवीन दृष्टिकोण ने, ये देखो ये इस तरफ के लोग जो यूरोप के लोग हैं, ये वास्तव में साहसिक होते हैं। अभी एक साहसी था अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सेंटलीज, वो द्वीप में घुस गया। साहसी टाइप के लोग होते हैं, इनको लगता है कि कुछ नया देख के आएंगे। हो सकता है कोई रिसर्च कर रहा हो, क्या कर रहा हो क्या नहीं कर रहा हो, आया और अपनी जान जोखिम में डाल के चला गया। तो इन लोगों को कोई किससे मतलब नहीं होता, इनको ये लगता है कि कुछ नया। अब चूँकि जीवन में सब कुछ उधर भौतिकता बहुत सारी पा ली है, कुछ रिसर्च ही कर रहे हैं। जंगलों में एक बियर गिल है पर्सन, वो उसको देखो, वो कर ही यही रहा है, कभी सांप खा जाता है, कभी मछली खा जाता है, कभी कहाँ घूम रहा है, कहीं ज्वालामुखी के ऊपर घूम रहा है ना। तो ये कुछ साहसिक प्रवृत्ति की मनोवृत्तियाँ यहाँ पर जन्म लेती रही हैं और उन्हीं सब का परिणाम हुआ। अब क्रिस्टोफर कोलंबस था, कौन समुद्र की यात्रा करता, बोलता नहीं मुझे एक नई धरती घूमनी, खोजना शुरू किया, अमेरिका खोज डाला। समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं कि इससे पहले अमेरिका नहीं था, अवस्थित था, वहाँ पर रेडी इंडियंस रहते भी थे, लेकिन इन्होंने वहाँ पर जा कर के ये था कि व्यापार करना है, नए भौगोलिक खोजों को शुरू करना है। ठीक है, नेक्स्ट, साहसिक मनोभावों के उत्थान को प्रोत्साहन मिला। साहसिक मनोभावों के उत्थान को प्रोत्साहन दिया, जिसने भौगोलिक खोज को प्रोत्साहन मिला, जिससे भौगोलिक खोज को प्रोत्साहन मिला, जिससे भौगोलिक खोज को प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट पॉइंट है, इस नवीन दृष्टिकोण का बल मानववाद पर था। इस नवीन दृष्टिकोण का बल मानववाद पर था। इस नवीन दृष्टिकोण का बल मानववाद पर था। मानववाद ने, अब आप सब मानववादी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, मानववादी लोग का मतलब समझते हैं क्या होता है? मानववादी लोग जो होते हैं वो आध्यात्मिकता की जगह सांसारिकता को ज़्यादा बल प्रदान करते हैं। अब आप सब संसारी हैं कि नहीं हैं, है ना? कोई आध्यात्मिक है? ऐसा नहीं कि हम पूरी तरीके से धर्म को नहीं मानते कि सब, लेकिन आध्यात्मिकता एक अलग चीज़ होती है। पहले का व्यक्ति जो था वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था, अब हम संसारिक हैं। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें भौतिक सुख भोगना है। हम भोगी प्रगति के लोग हैं, योगी नहीं हैं।
है ना। तो भोगी टाइप के व्यक्ति का शुरुआत यहाँ से ये चेंज आना शुरू हो जाता है। आज जो यूरोप में भौतिकतावाद है वो पुनर्जागरण की देन है, इसको कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि पुनर्जागरण से ही आध्यात्मिकता की जगह। भारत अध्यात्मवाद अभी भी है, क्योंकि यहाँ पुनर्जागरण कुछ हुआ ही नहीं। हमने तो पश्चिमी सभ्यता के भौतिकतावाद को अपना लिया। आज हमारे पास अल्टो है तो कल मर्सिडीज, फिर BMW, फिर इससे बड़ी कार, फिर उससे बड़ी कार, ज़िंदगी भर वो हवा पीटा करते करते मर जाते हैं। हमारे यहाँ क्या है, एक लिमिट आपको मिली, इसके बाद संत बन जाओ, छोड़ो सब कुछ, जाओ कुछ तपस्या करो। ये सब हमारे यहाँ पे तरीका कुछ अलग है, इसे अध्यात्म कहते हैं। अपने ऊपर काम करने को अध्यात्म कहते हैं। हम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे, है ना। तो यहाँ पे मानववाद एक नई सोच का जन्म हुआ, आध्यात्मिकता को दरकिनार करके सांसारिकता पर बल प्रदान करने लगा पुनर्जागरण काल। नेक्स्ट, इसी को कंप्लीट कर लीजिए। इस नवीन दृष्टिकोण का बल मानववाद पर था। मानववाद ने आध्यात्मिकता की जगह सांसारिकता पर बल दिया तथा इस सृष्टि के मूल में ईश्वर की जगह मानव को रखकर विचार प्रारंभ किया। इस सृष्टि के मूल में ईश्वर की जगह मानव को रखकर विचार प्रारंभ किया। इस सृष्टि के मूल में ईश्वर की जगह मानव को रखकर विचार प्रारंभ किया। इसने व्यक्तिवादी चेतना का विकास हुआ। इससे व्यक्तिवादी चेतना का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप आत्मकथाएं लिखी जाने लगी। नेक्स्ट पॉइंट, पुनर्जागरण ने धर्मनिरपेक्षता के भाव को बल प्रदान किया। पुनर्जागरण ने धर्मनिरपेक्षता के भाव को बल प्रदान किया। यहाँ धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है कि सांसारिक कार्यों में अधिक अभिरुचि लेना। यहाँ धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है सांसारिक कार्यों में अधिक अभिरुचि लेना तथा वैसे पादरी होते थे ना, वैसे पादरियों की आलोचना करना जो आत्मत्याग की बातें तो करते हैं। वैसे पादरियों की आलोचना करना जो आत्मत्याग की बातें तो करते हैं, परंतु व्यवहार में इसका पालन नहीं करते हैं। वैसे पादरियों की आलोचना करना जो आत्मत्याग की बातें तो करते हैं, परंतु व्यवहार में इसका पालन नहीं करते हैं। नेक्स्ट, नहीं करते हैं। पुनर्जागरण ने कई स्थापित मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया। पुनर्जागरण ने कई स्थापित मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया। पुनर्जागरण ने कई स्थापित मान्यताओं को भी ध्वस्त कर दिया। पिछले 1900 वर्षों में पिछले
1900 वर्षों में अरस्तु की शिक्षा पर आधारित रूढ़वादी तर्कशास्त्र पहले क्या माना जाता था? अरस्तु ने कहा कि, वैसे गलत नहीं था लेकिन फिर भी पुनर्जागरण ने अस्वीकार कर दिया। अरस्तु ने कहा कि आंखें बंद करके मनन चिंतन करने से ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे तो सबसे ज़्यादा ज्ञानी हम होते है ना, सबसे ज़्यादा तो हम ही आंख बंद करके सोते हैं, है ना। मनन चिंतन का टाइम सबसे ज़्यादा तो भारतीय ही करते हैं, बहुत ज्ञानी हो जाते। पुनर्जागरण ने अस्वीकार कर दिया। उसके कहने का माध्यम कुछ और था, वो कुछ और कहना चाहता था कि किसी विचार को आपने ग्रहण किया, कुछ समय सोचिए, उस पर विचार कीजिए, लेकिन पुनर्जागरण ने इसे रूढ़वादी माना और उन्होंने कहा कि ज्ञान की प्राप्ति जो होगी वो किसी माध्यम से होगी, ना कि खुद से होगी। ठीक है, यहाँ पर अस्वीकार करना शुरू किया। ठीक है, तो लिखिए इसको, अरस्तु के पिछले 19 वर्षों में अरस्तु की शिक्षा पर आधारित रूढ़वादी तर्कशास्त्र यह मानता था कि बंद आंखों से मनन एवं चिंतन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मनन एवं चिंतन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये बात सत्य भी रही होगी, क्योंकि महात्मा बुद्ध भी जो थे हमारे, उन्होंने कोई ऐसा नहीं किताबें पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर लिया, उन्होंने भी मनन चिंतन ही किया, लेकिन इसको पुनर्जागरण ने अस्वीकार कर दिया। इसको रूढ़वादी तर्कशास्त्र के अंतर्गत रखा गया। अगली बात, नेक्स्ट, रूढ़वादी तर्कशास्त्र ही रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा प्रेरित शिक्षा का आधार था। चर्च के द्वारा प्रेरित शिक्षा का आधार था। क्या बोला? पुनर्जागरण काल ने कहा कि खुले आंखों से प्रकृति का पर्यवेक्षण करने से ज्ञान प्राप्त होता है, बंद आंखों से कुछ नहीं होता है। आप जब प्रकृति को खुले आंखों से देखेंगे, इसका पर्यवेक्षण करेंगे, चीज़ों को मानेंगे। अब बंद आंखों से आपने मान लिया कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज घूम रहा है, हमें खुले आंखों से दिखाइए कहाँ घूम रहा है, कौन खड़ा है, कौन नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बहुत बड़ा डिफरेंस जो है पुनर्जागरण काल में देखने को मिलता है। पुनर्जागरण ने कहा कि जो चीज़ हम देख लेंगे उसी को, जैसे कि बंद आंखों से हमने मान रखा ईश्वर है, किसने देखा? बुलाओ उसे जिसने खुले आंखों से देखा हो। ये पुनर्जागरण काल नहीं मानता। पुनर्जागरण काल कि मैंने इस व्यक्ति को देखा है, ये है ईश्वर। ईश्वर की जगह व्यक्ति को रख दिया उसने, जिसको देखा। आपने एक मूवी देखी आंखों देखी? आंखों देखी एक मूवी है संजय मिश्रा की, कभी देखिए, बड़ी मस्त मूवी है, कॉमेडियन टाइप की। उसमें उसने सुना, जैसे आप लोगों ने भी सुना कि शेर दहाड़ता है, लेकिन उसने कभी देखा नहीं था। उसने वो जो चीज़ देखता नहीं, उस बात को मानते ही नहीं, बोलते हमने देखा ही नहीं। तो फिर वो जाता है जू। अब जू जाता है तो शेर के पास बैठ जाता है। अब वो दहाड़ नहीं रहा होता है, बोले कहाँ दहाड़ रहा है ये? आधे घंटा बैठा रहता है, 1 घंटा, पूरा दिन हो जाता है। उस दिन शेर भी शांत, वो भी मज़े ले रहा होता है उसके। लेकिन शाम का टाइम होता है, उसके बच्चे जब उसके पास नहीं आते, तो वो जब दहाड़ता है तो उसकी, अब आगे का मैं सीन नहीं बताऊंगा, ठीक है, कभी देखिएगा। तो आंखों देखी में यही है कि जब तक वो कोई चीज़ देखता नहीं तो मानता नहीं। यही काम पुनर्जागरण का था। पुनर्जागरण करा कि जो चीज़ हमने देखी नहीं, उस चीज़ को हम नहीं मानेंगे। हम जब उस चीज़ को, तभी तो क्या हुआ, फिर विज्ञान का जन्म हो गया। विज्ञान ने हर चीज़ दिखाना शुरू किया। गैलीलियो ने दूरबीन बना दी, बोला ये दूरबीन से देखो, कुछ और है, जो आप अभी तक कह रहे थे कुछ अलग है ना। फिर विज्ञान का जन्म होना शुरू होता है। आध्यात्म और विज्ञान दोनों बहुत अंतर है।
रूढ़वादी तर्कशास्त्र इसीलिए कह रहा है, रूढ़वादी तर्कशास्त्र कह रहा है ये है तो है, मानने को बदलने को तैयार नहीं है। जो रूढ़ियाँ होती है, रूढ़ी का मतलब क्या, एक ही चीज़ में आप जाकर के जकड़ गए, इसे रूढ़ी कहते हैं। एक ही मान्यता को आप मान रहे हैं, आपकी प्रगतिशील सोच नहीं है, एक जगह पे स्थिर हो गई तो स्थिर हो गई। प्रगतिशील सोच यानी कि समय के साथ आपके विचारों में परिवर्तन, इसे प्रगतिशीलता कहते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके ज्ञान से परे हों, लेकिन जब आपको बताया गया तो आप मानने से इनकार कर रहे हैं, चाहे वो सत्य ही क्यों ना हो। समझ, आप इतना जानते हैं। हो सकता है ईश्वर को हमने ना देखा हो, कुछ और लोगों ने देखा हो, तो मैं ना तो नकार रहा हूं, ना तो एक्सेप्ट कर रहा हूं। ना तो मैं इसे नकार रहा हूं कि ईश्वर नहीं है, ना तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं पूरी तरीके से कि ईश्वर है, क्योंकि मैंने देखा नहीं। यदि तुमने देखा तो मुझे भी दिखा दो, तो मैं मानता भी हूं कि हूं, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ मुझसे परे हो, अभी मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूं, अभी मैं उस क्लास में नहीं पहुंचा हूं। जैसे कि कक्षा 1 का बच्चा हो, जिसे काका काका ही पता है, यदि उससे कहा जाए कि बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री जैसी कुछ चीज़ें होती हैं, है ना, आगे की क्लासेस में जाओगे तो ऐसे विषय भी पढ़ने पड़ेंगे, नकार दे, मना कर दे, नहीं, पूरा ज्ञान जो है काका काका के अंदर ही सम्मिलित है, क्योंकि वो आगे की क्लासेस में पहुंचा ही नहीं, जो पहुंच गया उसने जान लिया। तो हो सकता है कि हमारा भी ज्ञान का स्तर बस इतना ही हो, इतने तक हम सीमित हों, ज्ञान का स्तर बढ़े तो आगे चलिए, इसको बोलते हैं प्रगतिशीलता। लेकिन उस समय क्या था, रूढ़वादी तर्कशास्त्र था, सिर्फ एक ही चीज़ पे, जो कैथोलिक चर्च से बात निकल के आ गई उसी पे लोग आकर के अटक गए। समझ रहे हैं, चर्च का इतना प्रभाव था, धर्म का इतना प्रभाव था, उस धर्म ने उनकी आंखों को बंद कर रखा था। इसी चीज़ को पुनर्जागरण ने आके कुठाराघात किया। धर्म ने कहा ठीक है, आप यदि कहते हो तो सत्य है, लेकिन दिखाइए भी तो सही, है ना। वहाँ पे जाके धर्म फेल होना शुरू हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट, रूढ़वादी तर्कशास्त्र ने क्या कहा आगे। हाँ, रूढ़वादी तर्कशास्त्र मानता था कि, नेक्स्ट लाइन सब उसी में है, अभी जब मैं कहूँगा तब चेंज कर। रूढ़वादी तर्कशास्त्र मानता था कि पृथ्वी स्थिर है तथा सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। पृथ्वी स्थिर है तथा सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। पृथ्वी स्थिर है तथा सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। पुनर्जागरण ने इस मान्यता को उलटते हुए घोषित किया कि, पुनर्जागरण ने इस मान्यता को उलटते हुए घोषित किया कि खुले आँखों से प्रकृति के पर्यवेक्षण, खुले आँखों से प्रकृति के पर्यवेक्षण, परीक्षण एवं प्रयोग, खुले आँखों से प्रकृति के पर्यवेक्षण, परीक्षण एवं प्रयोग के माध्यम से सत्य का पता लगाया जा सकता है। सत्य का पता लगाया जा सकता है। सत्य का पता लगाया जा सकता है। इससे अन्वेषण तथा ज्ञान विज्ञान के विकास को प्रोत्साहन मिला। इससे अन्वेषण तथा ज्ञान विज्ञान के विकास को, इससे अन्वेषण तथा ज्ञान विज्ञान के विकास को प्रोत्साहन मिला। इस विचारधारा ने कोपरनिकस, गैलीलियो तथा न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों की खोज का मार्ग प्रशस्त किया। इस विचारधारा ने कोपरनिकस, गैलीलियो तथा न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों के खोज का मार्ग प्रशस्त किया। पुनर्जागरण ने विज्ञान के अतिरिक्त साहित्य, नई नई रचनाएं लिखनी शुरू की गई, है ना। साहित्य के क्षेत्र में विकास हुआ। अभी मैं पर्टिकुलर एक एक क्षेत्र में पुनर्जागरण पढ़ाऊंगा।
पुनर्जागरण ने विज्ञान के अतिरिक्त साहित्य, राजनीति, कला में चित्रकला और संगीत, पुनर्जागरण ने विज्ञान के अतिरिक्त साहित्य, राजनीति, कला आदि में नवीन चेतना को बल प्रदान किया। आदि में नवीन चेतना को बल प्रदान किया। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए पुनर्जागरण का प्रभाव।